क्या बुक कहाँ थी आप? है पूरी मार्केट में आई क्या बुक कहाँ पर होता है? यार। बस मसला पता क्या, आई कैप की बुक भी एक टीचर ने लिखी है, हमें पता है वो कौन से टीचर है। अब कुछ टीचरों का ना उनके साथ सीक्वेंस नहीं मैच होता। सीक्वेंस का मसला होता है और वो कुछ नहीं होता। नंबर वन। नंबर टू ये है कि वो अपनी एक वर्किंग सिखाते हैं। हर टीचर की अपनी एक वर्किंग है, अपनी आसानी के हिसाब से। तो वर्किंग का फॉर्मेट अगर उस बुक से मैच नहीं करता ना, तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं यार ये बुक आप यूज ना करें, ये वर्किंग आप बस फॉलो करें, इस वर्किंग से सारे सॉल्व होते हैं। तो इस वजह से फर्क आता है। पर और अच्छा बच्चों, ये ना इंटेंजिबल एसिड की समरी है। कि सबसे पहले एसिड क्या होता है, एसिड की डेफिनेशन। एसिड किसको कहते हैं बच्चों? हर वो चीज जो कि कंट्रोल में हो। ठीक है, समटाइम आपकी ऑनरशिप में होती है लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं होती। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अकाउंटिंग के लिहाज से वो चीज जो आपके कंट्रोल में है ना, वो एसिड है। नहीं समझ आ रही? देखो, जैसे गाड़ी है, बैंक की ऑनरशिप में तो है लेकिन बैंक के कंट्रोल में नहीं है अगर उसने लीज पे दी हुई है। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक की किताबों में एसेट नहीं आएगा, हालांकि उसकी ऑनरशिप है, कागज उसी के नाम पे बने हैं, लेकिन उसके कंट्रोल में वो किसी और के मुताबिक गाड़ी चलती है। तो जिसके मुताबिक गाड़ी चलती है उसके पास ऑनरशिप नहीं है लेकिन उसके कंट्रोल में है, तो उसकी किताबों में एसेट है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट समझ लग गया? तो यहाँ पे एसेट की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल। ऑनरशिप की बात नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि अकाउंटिंग में कंट्रोल जिसके पास है एसेट उसका है। लॉ की नजर में ऑनरशिप जिसकी है एसेट उसका है, लेकिन अकाउंटिंग कहती है कि नहीं, ऑनरशिप नहीं देखी जाएगी, क्या देखा जाएगा? कंट्रोल। तो डेफिनेशन में बच्चों क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल एज रिजल्ट ऑफ पास में, माजी में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसकी वजह से आपके पास कंट्रोल आ गया। और दूसरी बात, उससे फ्यूचर के फायदे मिलने की तवक्को हो तो उस चीज को एसेट कहेंगे। हर वो चीज जिस पे आपका कंट्रोल है और उससे फ्यूचर में फायदा होगा, वो क्या है? एसेट। मैंने एग्जांपल दी थी कि मोहल्ले में आपके पास एक बाइक है और उस बाइक की ऑनरशिप आपके पास है, डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं आपके पास। ठीक हो गया? लेकिन मोहल्ले में कोई बंदा आके चला के चला जाता है। ठीक हो गया? तो वो आपका एसेट नहीं है, चाहे आपके ऑनरशिप में है। ठीक है? अच्छा जी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू बिजनेस। अब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट से क्या मुराद है? या तो उस एसेट की वजह से आपकी फ्यूचर में सेल बढ़ जाएंगी या आपके खर्चे कम हो जाएंगे। इन दोनों का मतलब बेनिफिट। बेनिफिट से क्या मुराद है? या तो सेल में इजाफा हो जाए या कॉस्ट में कमी हो जाए। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि सर सेल में तो इजाफा हुआ नहीं, तो फिर हम कहेंगे यार सेल में इजाफा नहीं हुआ तो छोड़ दो, कॉस्ट को देखो कम हुई है कि नहीं हुई। ना सेल में इजाफा हुआ ना कॉस्ट में कमी हुई, इसका मतलब है कोई बेनिफिट था ही नहीं इसका। पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? इनटेंजिबल एसेट, ऊपर डेफिनेशन किस चीज की बच्चों? एसेट की। अब किसकी बात करने लगे हैं? इनटेंजिबल एसेट। ये साथ ब्रैकेट में जो पैरा लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड की ओरिजिनल पैरा के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है कि वो 8वां पैरा स्टैंडर्ड में। इनटेंजिबल एसेट में तीन चीजें जरूरी है। पहली बात तो ये कि एसेट होना चाहिए। एसेट की डेफिनेशन वही है जो ऊपर लिखी हुई। फिर उसके बाद इनटेंजिबल के लिए मजीद आपको तीन काम करने पड़ेंगे। नंबर वन, देखना पड़ेगा ये आइडेंटिफाइबल है। आइडेंटिफाइबल से क्या मुराद है? वो सेपरेट हो सकता है दूसरी चीजों से। ठीक हो गया? दूसरा, उसके ऊपर आपका लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि नहीं है। लीगल राइट से मुराद ये है कि आपकी ऑनरशिप हो जाए। अगर आपकी ऑनरशिप नहीं है तो फिर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट आपके पास होना चाहिए। जैसे लाइसेंस है आपके पास, 5 साल के लिए ये राइट अवेलेबल है कि आप इस जमीन से जो मर्जी निकालें, जमीन आपकी नहीं है। यहाँ तक इस बात में लगी कि नहीं? वरना 5 साल के लिए लाइसेंस है जी, आप यहाँ से मछलियां निकाल सकते हैं, लेकिन मछलियां आपकी नहीं है। आप यहाँ से निकाल सकते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा जी, आइडेंटिफाइबल की बात समझ लगी। आइडेंटिफाइबल में दो चीजें हैं, क्या? सेपरेबल और उसके ऊपर कोई राइट है। राइट भी दो तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से? लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल। दूसरी चीज आपने क्या देखनी है? नॉन मॉनिटरी। नॉन मॉनिटरी का मतलब यह है कि ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल प्लांट है, प्लांट कैश में कन्वर्ट नहीं होता।
प्लांट से गुड्स बनती हैं, गुड्स को मार्केट में सेल करते हैं तो कैश में कन्वर्ट होती है। प्लांट कैश में कन्वर्ट नहीं होता, मतलब प्लांट इसलिए लिया था कि कैश में कन्वर्ट कर दें। अगर तो प्लांट इसलिए लिया था कि कैश में कन्वर्ट कर दें तो फिर तो वो गुड्स है, फिर तो इन्वेंट्री है। तो प्लांट इसलिए नहीं लिया था कि उसको क्या किस में कन्वर्ट कर दें, कैश में। क्या ये फर्नीचर हमने इसलिए लिया है कि इसको बेच दें? नहीं। तो फिर ये नॉन मॉनेटरी आइटम। तो इनटेंजिबल के लिए दूसरी शर्त क्या है कि वो नॉन मॉनेटरी होना चाहिए। उसका मकसद ये नहीं कि उसको बेच देना। अगर तो आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसको आप बेच देंगे तो फिर तो वो मॉनेटरी है। और अगर वो मॉनेटरी है तो इनटेंजिबल की डेफिनेशन में पूरा नहीं उतरा, वो इन्वेंट्री है। वो IS 38 में नहीं जाएगा, वो IS 2 में जाएगा। नहीं बात सुने। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको बाजार तो आप कह सकते हैं कि सर ये इंटेंजिबल है, लेकिन वो इंटेंजिबल एसेट IS 38 के मुताबिक नहीं है, वो IS 2 के मुताबिक इन्वेंट्री है, क्योंकि आपने उसको अभी 2 दिन बाद सेल कर देना। समझ आ गई बात? अच्छा, फिर उसके बाद तीसरी बात क्या है जी? विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो किसी भी इंटेंजिबल एसेट के लिए 5 चीजों का पूरा होना जरूरी है। पहली बात, ऊपर वाली 2 बातें, कंट्रोलेबल, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और फिर नीचे वाली 3 बातें, आइडेंटिफाइबल, नॉन मॉनेटरी और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो रिकॉग्निशन कब उसको अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे? रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि बैलेंस शीट में कब जाएगा? हम कहेंगे कोई भी इंटेंजिबल एसेट बैलेंस शीट में उस वक्त जाएगा जब वो दोनों चीजों की डेफिनेशन में पूरा उतरता हो। कौन सा? एक तो एसेट की डेफिनेशन में पूरा उतरता हो, और दूसरा इंटेंजिबल की डेफिनेशन में पूरा उतरता। पॉइंट समझ लगे? मेजरमेंट, शुरू में हम इंटेंजिबल एसेट को किस पे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट पे। जितना खर्चा आया है उतनी आपकी कॉस्ट है, उसी अमाउंट में बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद किस पे रिकॉर्ड करेंगे? तो 2 मॉडल है आपके पास, कौन सा? कॉस्ट मॉडल ही रखें या रिवैल्यूएशन मॉडल पे शिफ्ट हो जाए। यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? रिवैल्यूएशन मॉडल बच्चों 3-4 सिनेरियो में नहीं लग सकता। 3-4 बातें लिखी हुई जरा याद रखिएगा। रिवैल्यूएशन मॉडल उसी वक्त फॉलो होगा अगर एक्टिव मार्केट अवेलेबल होगी। इसका मतलब क्या है? अगर एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है तो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं हो सकता। क्या मतलब है भैया? एक्टिव मार्केट थी तभी तो फिर वैल्यू पता चली। अगर एक्टिव मार्केट ही नहीं है तो फिर वैल्यू कहां से पता चल रहे हो? तो रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करने के लिए फेयर वैल्यू होना जरूरी। समझ आ गई बात? दूसरा पॉइंट, इफ देयर इज नो एक्टिव मार्केट एंड वैल्यू हिमसेल्फ एंड वैल्यूअर हिमसेल्फ फाइंड इट्स फेयर वैल्यू, वी विल नॉट रीवैल्यू। मतलब वैल्यू जिस बंदे ने वैल्यूएशन की है वो अपनी तरफ से तुक्का मार रहा है कि यार इस इंटेंजिबल एसेट की सॉफ्टवेयर की वैल्यू ना है 10 मिलियन है। हम कहेंगे यार अपने जुगाड़ या अपने अंदाजे ना लगा, क्या कोई रिलायबल एविडेंस है तुम्हारे पास? नहीं है, तो कहेंगे हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं करेंगे, कॉस्ट मॉडल भी रहेंगे। नहीं समझ रही? समझना ऐसा हो सकता है क्योंकि कि वैल्यूअर जो था ना, फलाम बंदा था, ठीक है जी, उसने कहा है कि इंटेंजिबल एसेट जो है ना, हमें लगता है ज्यादातर प्रोबेबिलिटी यही है कि 10 मिलियन में सेल हो जाएगा। हम कहेंगे यार ये है कौन? क्या ये हमसे ले लेगा 10 मिलियन में? तो हमें लगी कि नहीं लगी? तो खुद परचेज करने को राजी नहीं होगा, लेकिन हमें बता रहा है कि उसकी वैल्यू इतनी। हम कहेंगे मार्केट अवेलेबल है कोई नहीं, तो हमें 10 मिलियन कह रहा है कि इसकी वैल्यू है, कौन हमसे बाय करेगा 10 मिलियन में बता? तो दाएं में कोई भी नहीं उसको मिलेगा, असि कहेंगे तू बाय कर। गल की थी हम पूरी करना। समझ लगी कि नहीं लगी? तो अगर वो वैल्यू और खुद से अपनी वैल्यू लगा रहा है तो हम कहेंगे भाईजान सॉरी, रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं होगा। इवन का डायरेक्टर भी, कंपनी का डायरेक्टर भी कह रहे थे जनाब ये ब्रांड इतने का है, हम कहेंगे भाईजान कोई चक्कर नहीं, रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं होगा। एक्टिव मार्केट होनी चाहिए। इफ देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर सेल वी विल नॉट रीवैल्यू। समटाइम किसी एसेट के ऊपर क्या होता है जी, रिस्ट्रिक्शन लगी होती है कि ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। जैसे लाइसेंस है, आपने बाइक का लाइसेंस बनवाया हुआ है, क्या आप ये बाइक का लाइसेंस अपने छोटे भाई को देके कह सकते हैं जब बाइक ला रहा है? ये लाइसेंस ट्रांसफरेबल नहीं। समझ लगी? अगर लाइसेंस ट्रांसफरेबल नहीं है तो फिर वो मार्केट में सेल ही नहीं हो सकता। ठीक है? अच्छा, अगर ट्रांसफरेबल है लेकिन बैंक ने आपके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है कि भाईजान ये चीज नहीं बेचनी आपने, मतलब बैंक ने आपसे जो है वो लोन का एग्रीमेंट किया हुआ है, आपको कर्जा दिया हुआ है, और बैंक कुछ चीजों के ऊपर क्या कर देता है? रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि भाईजान ये चीजें आपने सेल नहीं करनी, सेल करोगे हमें बता देना, हम देखेंगे कि सेल करने की इजाजत है तुम्हें कि नहीं। तो अगर ट्रांसफर करने की ऑप्शन तो है लेकिन सेल करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, फिर भी रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं होगा। क्यों? आप सेल कर ही नहीं सकते। ठीक है जी?
चौथा पॉइंट, इफ देयर वाज एक्टिव मार्केट अर्लियर, 2 साल पहले एक्टिव मार्केट थी लेकिन अब नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? 2 साल पहले जो एक्टिव मार्केट की फेयर वैल्यू थी उसी पे कॉन्टिन्यूस रखेंगे उस एसेट को अगले 10 साल तक, जब तक दोबारा एक्टिव मार्केट पता नहीं चल जाती या जब तक एसेट खत्म नहीं हो जाता। समझ लगी? उसी फेयर वैल्यू को डेप्रिशिएट करते रहेंगे, उसकी यूजफुल लाइफ। आजम शुभ, ये बच्चों रिवॉल्यूशन मॉडल में ये बातें याद रखनी है आपने। इम्पेयरमेंट या अमोर्टाइजेशन, हमने कहा था कि 3 चीजों पे अमोर्टाइजेशन नहीं होती, याद है? अगर तो गुडविल आपने बाय की हुई है, या कोई अंडर डेवलप इंटेंजिबल एसेट है, या कोई इंटेंजिबल एसेट ऐसा है जिसकी इंडेफिनिट लाइफ, जिसकी क्या है, मतलब गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस दे दिया और पता ही नहीं कितने साल तक चलेगा, आप चलाते जा रहे हैं चलाते जा रहे हैं चलाते जा रहे हैं। तो इन 3 पे कोई अमोर्टाइजेशन नहीं होगी। लेकिन फिर क्या होगा? इंपेयरमेंट हर साल चार्ज होगी, इंडिकेटर का वेट नहीं करेंगे, ठीक है जी? यहाँ पे इंडिकेटर का वेट नहीं किया जाएगा, इंपेयरमेंट हर साल अप्लाई होगा। बाकी के इंटेंजिबल, बाकी के इंटेंजिबल कौन से? जो परचेज गुडविल ना हो, अंडर डेवलप्ड ना हो, डेवलप हो चुका हो, या ऐसे इंटेंजिबल जिनकी इंडेफिनिट लाइफ नहीं है, डेफिनिट लाइफ, उस पर क्या करना है? हम अमोर्टाइज करेंगे ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। ये भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, लीगल लाइफ में क्या करना है? अगर तो लीगल लाइफ है 5 साल और रीन्यू करवाया जा सकता है थोड़े से पैसे देकर, तो फिर लीगल लाइफ 10 साल हो जाएगी, 5 साल पहले वाले 5 साल मजीद। ये भी कल परसों में सवाल किया था, याद है? अच्छा, अगर 5 साल लीगल लाइफ थी, 5 साल मजीद हो सकती है क्योंकि रीन्यूअल फीस बहुत ही कम है, 100 रुपए, तो फिर टोटल लीगल लाइफ हम क्या ले लेंगे? 10। अगर यूजफुल लाइफ है 8 साल, तो किस पे डिवाइड करेंगे? 8 पे करेंगे। लेकिन अगर रीन्यूअल फीस बहुत ज्यादा है तो फिर लीगल लाइफ 10 साल नहीं है, 5 साल है, तो फिर 5 साल पे डेप्रिशिएट करेंगे, 8 पे नहीं करेंगे। नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आ रही? सर ये 5 साल वो रिन्यूएबल कम है। पहली दफा ले लिया एसेट 5 साल, उसकी लीगल लाइफ, रीन्यूअल 100 रुपए, तो 5 साल मजीद ले लेंगे, तो लीगल लाइफ कितनी हो जाएगी टोटल? लेकिन वैसे लॉ को साइड पे करो, वैसे इस्तेमाल ही नहीं हो सकता 10 साल। कितने साल इस्तेमाल हो सकता है? 8 साल। तो मैक्सिमम कहां तक जाएंगे फिर? 8 तक। लेकिन अगर रीन्यूअल फीस बहुत ज्यादा है तो फिर 8 तक भी नहीं जा सकते, 5 तक की स्टोरी खत्म हो जाएगी। ये वाली बात समझ आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर दूसरे सवाल में आएगा, अपनी बात पूछी करेंगे ना। अगर तो यूजफुल लाइफ आपकी ज्यादा है, देखो यूजफुल लाइफ कितनी है? 8 साल। लीगल लाइफ कितनी है पहली दफा? 5 साल। रीन्यूअल फीस बहुत कम है, तो फिर हम 5 साल बाद तो नहीं ना खत्म कर देंगे, हम कहें यार 3 साल मजीद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 100 रुपया दे के 3 साल मजीद हम फायदा ले सकते हैं एसेट से, तो 100 रुपया दे दो। समझ लगी है? तो फिर लीगल लाइफ आपकी क्या हो जाएगी? 10। लेकिन वैसे उस एसेट का फायदा कितने कितने साल तक मिलना है? तो 8 साल के बाद इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, चाहे लॉ की नजर में आपके पास एसेट है भी सही। नहीं बात लगी? ये ऐसे ही है बच्चों, जैसे सिम है आपके पास, यूफोन की सिम है, अब लॉ की नजर में सिम आपकी प्रॉपर्टी है, आप इस्तेमाल ही नहीं करे 5 साल से, तो रही बात, लॉ की नजर में तो आपके पास एसेट है, लेकिन आप कह रहे हैं कि यार यूफोन मारो गोली जायज जिसे हम इस्तेमाल कर दें, तो लॉ की नजर में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, रिस्ट्रिक्शन तो आपने लगाई हुई है। ये अब जैसे कि 100 मिलियन का था और 1 मिलियन से रिन्यू किया हमने, पहले 5 साल जो थे उसमें हम 100 पे डिप्रिशिएट करेंगे या 101 पे? एक क्या है? बैंक डिसाइड करेंगे। एक क्या है? 101 क्या है? कितनी? नहीं देखो, क्या वो जो आपने 100 रुपया पे करना है या 1 रुपया पे करना है, वो कर दिया है, वो तो 5 साल बाद करना ना, तो वो 5 साल के अंदर में जाके जमा करेंगे उस एसेट की कॉस्ट। अभी तो पे नहीं किया, अभी तो कॉस्ट का हिस्सा ही नहीं बनता। सर हम डेप्रिसिएट फिर मतलब 8 ईयर से 8 हाँ, अभी तक शुरू में जो खर्चा किया ना उसको आप क्या करेंगे? 5 साल पे डिवाइड करेंगे, फिर छठे साल जब उसकी कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा तो फिर उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे 3 पे, रिमेनिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। शुरू से हम वही 5 पे लेके चलेंगे, 5 ईयर पे। 5 साल, वैसे लाइफ 8 साल है, जी, लेकिन करेंगे क्या कि जो आपके पास एसेट की वैल्यू है उसको 8 पे डिवाइड करेंगे,
3 साल बाद, जो सॉरी 5 साल जब गुजर जाएंगे, उसकी कुछ बची कुछ कॉस्ट रह जाएगी, उसमें मजीद आपने लाइसेंस रीन्यू करवाया होगा, उसकी कॉस्ट को क्या करेंगे, जमा कर देंगे, वो रिमेनिंग कॉस्ट आएगी। पिछली सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर दी, उसको क्या करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 गुजर चुके हैं ना साल। रिमेनिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, 5 साल बाद ये करें। समझ लगी बात? अच्छा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, लेकिन उसी वक्त जब कोई इंडिकेशन अवेलेबल होगी। साल का एंड आया, कोई इंडिकेशन अवेलेबल नहीं है, कोई इंपेयरमेंट टेस्ट नहीं। 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, 4 साल के बाद जाके कोई इंडिकेटर मिला, मार्केट में मिला या आपकी कंपनी के अंदर से मिल गया, जल्जला आया था, हर एक चीज डैमेज हो गई है, तो प्लांट भी डैमेज हो गया, इस तरह से सॉफ्टवेयर भी हो सकता है कल को ऑब्सोलीट हो जाए। चैट जीपीटी आ गया, उन्होंने कहा भाईजान पुराने जितने भी थोड़े कोड वगैरह ने सारे खत्म। तो चैट जीपीटी ने बहुत सारे इंटेंजिबल एसेट को क्या कर दिया होगा, इंपेयर कर दिया होगा। समझ लगी बात? परचेज गुडविल जो आपने बाय किया ना, वो बिजनेस कॉम्बिनेशन का पॉइंट है, वो भी हमने पढ़ना कि एक, जैसे आप एग्जांपल ले लें कि जैज कंपनी ने वारद कंपनी को क्या कर लिया, बाय, तो वारद कंपनी की जो गुडविल है वो अब कौन यूज करेगा, जैज यूज करेगा, कि वारद के कस्टमर सारे उसके पास हैं। तो जब बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है तब गुडविल जो क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं परचेज गुडविल। उसकी लाइफ नहीं ना, लाइफ नहीं पता। अब वो वारिद वाली जो नाम है फर्ज करें, वो कितने साल तक चलेगा आपको तो नहीं पता। समझ लगी बात? अच्छा जी, कुछ ऐसे इंटेंजिबल होते हैं बच्चों जो फील तो होता है कि जैसे वो इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन स्टैंडर्ड उनको नहीं मानता। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, आपने ऐड चलाई, लोगों के दिमागों में बैठ गई, लोग उस ऐड की वजह से जाके मार्केट से चीजें बाय करते हैं। अब लोगों के दिमागों में आपकी ऐड का इमेज है तो इंटेंजिबल, उस इमेज की वजह से वो डिसाइड करते हैं कि यार ये चीज लेनी है। जैसे बच्चे कोई टीवी पे कार्टून देखते हैं, कार्टून में कुछ चीजें आ रही होती है, बस में लगी नहीं लगी। मार्केट में जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जाते हैं, बच्चे देखते शोर मचा रहे थे, भाई यार ये चीज लेनी है तो कार्टून, तो बच्चे के दिमाग में क्या है, वो इमेज, वो एड जो उसने देखी। अब एड चलाने वालों ने एड चला दी, लोगों ने उसको देखा, फिर उसके हिसाब से चीजें बाय की। अब उस एड की वजह से कंपनी को फायदा तो हो रहा है। अच्छा, एड पे खर्चा भी पता है कि कितना खर्चा आया है, बात लगी है। लेकिन मसला यह है कि उस एड के ऊपर आने वाला फ्यूचर में जो रेवेन्यू है उसका आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, आपको पता नहीं है कि कितना फायदा होगा या क्या हिसाब होगा। कस्टमर ने जाके चीजें बाई करनी है, क्या उसको कंपनी कंट्रोल कर सकती है? नहीं कर सकती। पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? वो बोले तो सही। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस से अब लोगों के दिमागों में अपनी ब्रांड का, अपनी कंपनी का इमेज बिठा तो लेते हैं लोग, हो सकता है उस पर फैसला भी कर लें, लेकिन उस चीज की फाइनल आपके पास कैलकुलेशन कभी नहीं हो सकती। आपने लोगों को एक अपना ओपिनियन देना है, आप इस चीज को कंफर्म नहीं कर सकते कि आप लोग आपके कंट्रोल में आ गए। समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है जी। स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेनिंग का मैंने आपको बताया था कि स्टाफ ट्रेनिंग में भी क्या है, आपने लोगों के दिमागों में पूरा मैकेनिज्म बिठा दिया कि जनाब ऐसे आपने इस सॉफ्टवेयर को या इस चीज को चलाना है। वो दिमाग में सारा इमेज है, सारा प्रोसीजर उनको पता है। वो इंटेंजिबल चीज है तो सही जो उनके दिमागों में बैठी है, लेकिन आप उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कल को आराम से मुझे छोड़ के कंपनी जा सकते। समझ लगी नहीं? ये दो चीजें ऐसी हैं जो इंटेंजिबल फील तो होती हैं, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वजह क्या है, क्यों नहीं कर सकते? कंट्रोल नहीं है दोनों। रेजिडुअल वैल्यू, हमेशा इंटेंजिबल एसेट की रेजिडुअल वैल्यू जीरो ज्यूम की जाएगी, अनलेस दो चीजें, या तो किसी थर्ड पार्टी ने आपके साथ एग्रीमेंट किया हो, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया हो कि 5 साल बाद मैं ये सॉफ्टवेयर तुमसे 5 मिलियन का ले लूंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कमिटमेंट है। या कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं है लेकिन एक्टिव मार्केट अवेलेबल है, तो उसमें भी 2-3 कंडीशनें थी। एक्टिव मार्केट आज है, कल भी होनी चाहिए, उसमें सिग्निफिकेंट बायर कस्टमर होने चाहिए। ठीक हो गया जी? याद है कुछ कुछ? अच्छा जी। इनटेंजिबल के आगे मजीद 2 कैटेगरीज है बच्चों, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? अक्वायर्ड और इंटरनली जनरेटेड।
एक्वायर्ड कौन से होते हैं? अगर आपने सेपरेटली खास तौर पे एक्वायर किए हैं तो बच्चों उसमें कॉस्ट वैसे ही कैलकुलेट की जाएगी जैसे IAS 16 में की जाती थी। कॉस्ट, परचेज प्राइस कितनी आई, इंपोर्ट ड्यूटी कितनी पड़ गई, नॉन रिफंडेबल टैक्स कितने पड़ गए, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कितनी है, टेस्ट रनिंग कॉस्ट कितनी है, बात मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर बाय करते हैं या विंडो बाय करते हैं, कहाँ से? बिल गेट से। तो आप अमेरिका में पैसे देते हैं, पाकिस्तान में जब आप उसको अप्लाई करने लगते हैं तो PTA वाले कहते हैं भाईजान पाकिस्तान के IP एड्रेस पे आपने ये विंडो इंस्टॉल किया या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, इसके आप हमसे हमें अलग पैसे दें। समझ लगिए, जैसे आईफोन है, आईफोन को पाकिस्तान में चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? PTA वालों को अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो इसी तरह से अगर किसी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कल को गवर्नमेंट कहती है भाईजान ये टैक्स है, तो नॉन रिफंडेबल टैक्स होगा, वो भी फिर क्या करेंगे? उस सॉफ्टवेयर में जो बिल गेट्स को पैसे दिए वो लैदा, और जो पाकिस्तान को पैसे दिए वो लैदा, वो सारे क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। फिर सॉफ्टवेयर को पाकिस्तान में चलाना आपको आता ही नहीं है, उसकी लैंग्वेज बड़ी अजीबो गरीब है। फिर आपने कंसल्टेंट हायर किया जो ऑनलाइन जूम पे बैठ के आपको सारा कुछ समझा रहा था, यार ऐसे 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 करना, ठीक है, तो आप उसको पैसे देते हो, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे खर्चे क्या होंगे? ऐड होंगे उसकी एसेट की कॉस्ट में, ठीक है जी। ये कौन से हैं? अगर खास तौर पर मार्केट से जाके आपने कोई सॉफ्टवेयर बाय किया हो तो सारा कुछ करेंगे बच्चों। दूसरा क्या है? अक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, जब दो बिजनेस मर्ज हो रहे हैं, तो पहले वाले ने दूसरे को अक्वायर कर लिया तो उसका नाम भी अक्वायर कर लिया, तो उसके नाम को बाय करने के लिए जो पैसे देगा वो रिकॉर्ड करेंगे, और लिखा हुआ रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन डेट। उस दिन उसकी कॉस्ट नहीं देखी जाएगी, क्योंकि कॉस्ट तो किसी को भी नहीं पता, जिन्होंने गुडविल बनाई उनको भी नहीं पता कॉस्ट, इंटरनली जनरेटेड गुडविल तो रिकॉर्ड ही नहीं होती, तो कॉस्ट तो किसी को भी नहीं पता, तो लगी। तो ये फिर उसकी मार्केट के हिसाब से जो पैसे पे करेगा वही उसकी कॉस्ट बन जाएगी, समझ लगी बात। अब दूसरा दूसरी कैटेगरी कौन सी है जी? इंटरनली जनरेटेड। इंटरनली जनरेटेड आगे दो कैटेगरीज हैं, कौन से? एक वो है जो इंटरनली जनरेट तो किए गए लेकिन उनको माना नहीं जाता, एक वो है जो इंटरनली जनरेट हुए तो हैं और माना भी जाता। ऐसे एसेट जो इंटरनली जनरेट हुए लेकिन उनको कभी एसेट नहीं माना गया, कौन कौन से हैं? गुडविल, ब्रांड, मार्कशेड, पब्लिशिंग टाइटल, ऐसे ही है ना, और कस्टमर लिस्ट। ये 5 एसेट ऐसे हैं इंटरनली जनरेट होते हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं होते। और आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें फिर 2 स्टेजेस हैं, कौन कौन सी? रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज। रिसर्च फेज हमेशा क्या होगी? एक्सपेंस आउट। डेवलपमेंट फेज के 2 टुकड़े होंगे, कौन कौन से? वो जिसमें क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ और वो जिसमें क्राइटेरिया मीट हो गया। जो क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ वो एक्सपेंस आउट, जिसमें क्राइटेरिया मीट हो गया वो कैपिटल। क्राइटेरिया में 6 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट है। बोलो तो सही। ये नहीं, 6 है। पहला पॉइंट ये टेक्निकल फिजिबिलिटी, ठीक हो गया। इंटेंशन, एबिलिटी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबल। ये 6 पॉइंट कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अगर क्राइटेरिया मीट हो गया तो फिर किस किस पे जमा करेंगे? मैंने आपको एग्जांपल दी थी, फर्स्ट अगर एक लैब है उसमें बंदे काम कर रहे हैं, उस लैब में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। वैक्सीन बना रहे हैं, वैक्सीन बनाने के लिए आपने लोगों को रखा हुआ है, तमाम डॉक्टर्स की सैलरी आपने पे करनी है, वो जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करें उनकी डेप्रिसिएशन, वो जो खाना खा रहे हैं और पी रहे हैं वो कंज्यूमेबल, वो इस्तेमाल होगा, ठीक है जी। और एंड पे जाके जब वो आपने वैक्सीन बना ली है, अब उसको आपने रजिस्टर कराना गवर्नमेंट के पास, तो उसकी रजिस्ट्रेशन के बाद ये सारे के सारे क्या होंगे? ऐड होंगे। तो ये सारे का सारा IS 38 हमने रिवाइज कर लिया है, समझ आ गया जी। इसको अपने अच्छी तरह से याद रखना है, समझ आई? अच्छा अच्छा। हम्म
अच्छा बच्चों, कल ये सवाल हम कर रहे थे, उसमें करेक्शन ऑफ एरर नोट मांगा था उसने, याद है? कौन सा सवाल था ये? हाँ जी, करेक्शन ऑफ एरर नोट में बच्चों क्या लिखेंगे? हुआ क्या था बेसिकली यहाँ पे इस सवाल में? हुआ कुछ ये था कि यहाँ पे पंगा आया था, याद है? ड्यूरिंग द ईयर 2022 it was discovered that the entire cost of 1050 million incurred on product development has been recorded as intangible. यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ करेक्शन ऑफ एरर नोट। पहले लिखेंगे नेचर ऑफ एरर। ड्यूरिंग द ईयर it was identified that the amount of capitalized as product development in 21 was incorrect, कि 2021 में जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की अमाउंट रिकॉर्ड की गई है बैलेंस शीट में वो गलत है। बस ये नेचर ऑफ एरर है। ठीक है जी, नेचर ऑफ एरर। द इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ दिस एरर इज एज फॉलो। अब बताएंगे कि उसकी वजह से आपकी बैलेंस शीट पे और आपके प्रॉफिट लॉस में क्या क्या फर्क है। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? अब सबसे पहला पॉइंट, ये स्टाफ सैलरी में से बच्चों 64 मिलियन प्रॉफिट लॉस में जाना है। फिर ये इक्विपमेंट में से कितनी डेप्रिसिएशन जानी है प्रॉफिट लॉस में, वो निकाल लेंगे। फिर कंज्यूमर और कंसल्टेंट फी, यहाँ तक की बात में लगी बच्चों? उसका तरीका क्या है? 1050 में से 420 एसेट निकाल दें, इक्विपमेंट निकाल दें। बाकी जो बच गया है उसको बच्चों 14 पे डिवाइड करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? पाँच महीने कौन कौन से 5 महीने? टोटल पे नहीं नहीं लिमिट है ना, 7 महीनों क्राइटेरिया क्राइटेरिया कब मीट हुआ है? ये कम फरवरी को। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट की है? ये कितने महीने में? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 19 जनवरी। 6 महीने बच्चों प्रॉफिट लॉस में आएंगे। काउंट कर लो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। हाँ हाँ, काउंट कर लो, काउंट कर लो। हाँ करो। कब शुरू किया था प्रोडक्ट? ये जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट की थी वो हुआ था ये पिछले साल लॉन्च किया था अक्टूबर को हुआ था। लेकिन इस साल? यस सर। हाँ, तो फिर फरवरी से सितंबर तक तो जाएगी ना बैलेंस शीट में, हाँ, बाकी एक्सपेंस होगी। 4 महीने होगी, 4 महीनों की होगी एक्सपेंस। कैसे? केड़े केड़े 4 महीने? जनवरी, हाँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 22 की बनाई ये 8 बटा 12 किया हुआ है ना, 420 इसी में 5000 8 बटा 12। ये तो इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है ना? ये वो है जो बैलेंस शीट में ऐड की है। हाँ, रिमेनिंग जो रिमेनिंग रिमेनिंग कितने महीने बनते हैं? 4 कौन कौन से? जनवरी, जनवरी, अक्टूबर, नवंबर। दिसंबर। तो क्या अक्टूबर कौन सा वाला? तो अगस्त किधर गया? नहीं सर, तब प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू की थी वो तो पिछले साल में ही होगी, पिछले साल में हो गया। तो ये जो अक्टूबर कह रही है किस साल का है? ये 2022 का है। तो 2022 में क्या हो चुका है? मुकम्मल हो चुकी है। हाँ जी। ये नवंबर कौन सा, 2022 का कि 21 का?
ठीक है। और दो फिटे मुंह हम सबकी बात कर रहे हैं चबला, हम स्टाफ सैलरी की बात कर रहे हैं, कौन जवाब दो। नहीं वो तो कर ली थी ना। ओ भाई, स्टाफ स्टाफ सैलरी सारी वो कहाँ ले गया बैलेंस शीट में? यही तो एरर है। पढ़ो जरा, ये स्टाफ सैलरी सारा कुछ मिला मिलू के कितना खर्चा बढ़ा है, ये उठा के कहाँ ले गया? हैज बीन रिकॉर्डेड एज, तो स्टाफ सैलरी सारी चली गई ना, यही तो एरर है। चल जे ना होंगे, ये एरर है कि 1050 सारा उठा के बैलेंस शीट में ले गया। अब इसमें से कितनी प्रॉफिट लॉस में जानी है ये बताना है। तो पहले ये सोचो, ये स्टाफ सैलरी कौन कौन से महीने शामिल है इसमें? ये अक्टूबर 22 शामिल है इसमें। फर्स्ट अगस्त से सितंबर तक, सितंबर तक। 1 अगस्त से सितंबर तक, लाख लाना तो अड़के। तभी इतना ड्यूरेशन है ना, टोटल ड्यूरेशन तक लग रहा है कि जो मतलब स्टाफ सैलरी बैलेंस शीट में जाएगा तो पीएनएल में जाएगा। कितना जाएगा पीएनएल में, ये सवाल है, कितने महीने का जाएगा? हाँ, अब ये याद रखिएगा, चूंकि हम बना रहे हैं बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहां पे तो दिसंबर तक के खर्चे गए होंगे ना। 2021 में दिसंबर तक का पंगा हुआ होगा ना, बात सुन लगी है। तो फिर उसमें कितने महीने बनते हैं? 5 महीने बनते हैं। कौन कौन से? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी की कैलकुलेशन हम बाद में लिखें, जनवरी की कैलकुलेशन इस साल में आनी है। तो करंट ईयर में अगर एरर है तो वो बताने की जरूरत ही नहीं है, याद करो। हम तो वो एरर बता रहे हैं जो पब्लिश हो गया, नहीं समझ रहे। हम तो वो एरर बता रहे हैं जो पब्लिश हो गया, जो इस साल जनवरी के सैलरी गलत है, लेकिन वो इस साल ठीक कर लेंगे, वो पब्लिश करेंगे, किसी को बताएंगे? वो तो नहीं बताएंगे। समझ लगी थी? तो 1050 माइनस 420, 420 इसलिए बच्चों ऐसे ही पूरा निकाल दिया हमने, ताकि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या 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 चीजें आ जाए, स्टाफ सैलरी आ जाए, कंज्यूमर आ जाए और कंसल्टेंट फी आ जाए। 14 पे डिवाइड करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 225 आपका पिछले साल का ऐसा एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए था, लेकिन वो बैलेंस शीट में चला गया। ठीक हो गया जी? अब अगला पॉइंट है इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। अब पिछले साल सारे का सारे इक्विपमेंट आप बैलेंस शीट में ले गए थे, पिछले साल के कितने महीनों की डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में जानी चाहिए थी? 5 महीने की, 5 दिन कितने महीनों की? पढ़ो जरा, इक्विपमेंट लिया कब था? ये लिखा हुआ, इसकी 4 महीनों की डेप्रिसिएशन, 5 महीनों की नहीं है, क्योंकि यकम अगस्त को तो लिया ही नहीं था। तो 420 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 बटा 28 मिलियन की डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में रहेगी। ठीक है? और इन दोनों की वजह से आपके प्रॉफिट में कमी आएगी 253 मिलियन, वो भी लिखेंगे नेट डिक्रीज इन प्रॉफिट या टोटल डिक्रीज इन प्रॉफिट, जो मर्जी लिखेंगे। ठीक है जी?
अब बैलेंस शीट में क्या क्या इंपैक्ट आएगा? सबसे पहली बात, जो ये 225 प्रॉफिट एंड लॉस में जाना, सीधी सी बात है, वो बैलेंस शीट में से कम होगा तो जाना ना। एक तो ये 225 हम इंटेंजिबल में से निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लेंगे, और एक 420 का एसेट भी निकालेंगे। ये क्यों निकालेंगे? क्योंकि ये आइए 16 में जाना है। तो टोटल इनटेंजिबल में कितनी कमी आएगी? 645। नहीं समझ आई? ठीक हो गया? फिर वो जो 420 का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में एसेट जाना है, उसमें से भी डेप्रिसिएशन माइनस होनी है ना, क्योंकि वो प्रॉफिट लॉस में जानी। तो हम कहेंगे भाई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में इजाफा होगा तो सही, लेकिन 420 का नहीं होगा। 420 में से 28 माइनस करेंगे, बाकी का होगा। ठीक है जी? तो बच्चों ये आ रही है कमी, और ये आ रहा है इजाफा। तो नेट कितनी कमी आएगी? 253 की। और जितनी 253 की बच्चों ऊपर कमी आ रही है, उतनी ही नीचे आएगी। तभी तो आपकी बैलेंस शीट टैली होनी है। तो हम कहेंगे कि भाई इतनी डिक्रीज आएगी रिटेन अर्निंग में। ठीक है जी? तो करेक्शन अफेयर नोट में हमेशा बात याद रखनी है, तो प्रॉफिट लॉस में जितना इंपैक्ट आना है उतना ही बैलेंस शीट में इंपैक्ट आना है, हमेशा ये मैच होगा। तो लगी बच्चों? अब अगर रेक्टिफाइंग एंट्री आगे का मांग ले, तो वैसे तो मांगी तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए आप पास कर लें, ताकि आपको कंसेप्ट हर एंगल से क्लियर हो जाए। सबसे पहले इनटेंजिबल एसेट में इक्विपमेंट चला गया गलती से, उसको वापस करो, या कम सितंबर को इक्विपमेंट डेबिट इनटेंजिबल एसेट करेक्ट। फिर उस इक्विपमेंट की 31 दिसंबर वाले दिन डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी, कितनी? 28 मिलियन से। अब चूंकि डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस का अकाउंट पिछले साल क्लोज हो चुका है, उस से रिलेटेड अमाउंट रिटेन अर्निंग में चली जाएगी। रिटेन अर्निंग में कमी आ जाएगी, कितने से? 28 से। तो रिटेन अर्निंग डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करेक्ट। 4 महीने बनते हैं, सितंबर से लेकर दिसंबर तक। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद बच्चों 31 दिसंबर वाले दिन एक और एंट्री भी होनी है। कौन सी? वो स्टाफ सैलरी, कंज्यूमेबल्स, कंसल्टेंट भी, कितनी? 225 की, 5 महीनों की, वो जो ऊपर कैलकुलेशन की है, उसकी एंट्री पास करेंगे। रिसर्च एक्सपेंस डेबिट और इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट। फिर बच्चों 31 दिसंबर की रात को क्या होना है? सॉरी 31 दिसंबर को नहीं, ये 2022 में, वो पिछला साल कौन सा था? 21। अब ये कौन सा साल है? 2022 वाला साल। तो मुझे 2022 वाले साल में, इस साल की जनवरी के महीने में भी गड़बड़ है, याद करो। गड़बड़ है कि नहीं है? तो बच्चों रिसर्च एक्सपेंस यहाँ पे डेबिट करेंगे, लेकिन ये प्रॉफिट लॉस में जाएगा। पिछले साल में जो रिसर्च एक्सपेंस डेबिट किया है, वो प्रॉफिट लॉस में नहीं जा रहा, वो रिटेन अर्निंग में जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट लॉस में पब्लिश हो चुका है। समझ आ रही है? तो रिसर्च एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस डेबिट और इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट सिर्फ जनवरी के महीने का, ये इस साल की गलती है। और फिर 31 दिसंबर वाली रात को बैठ के डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे, कितनी? 12 महीनों की। 420 डिवाइड बाई 5, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 85, 84। कितनी आ जाएगी? 84। 84 में से कितने महीनों की इनटेंजिबल एसेट में जानी है, और कितने महीनों की प्रॉफिट लॉस में जानी है? ये 2022 की बात हो रही है। तो बच्चों 8 महीनों की जानी इंटेंजिबल एसेट में, तो बाकी 4 महीनों की। तो 4 महीने कौन कौन से भला? एक तो है जनवरी का महीना, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 3 महीने। तो लगी जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और ये वाले महीने कौन से हैं बोला? फरवरी से अगस्त तक। लितर मारू, अगस्त तो बाद अक्टूबर आ जाता है, उन्नीस बीस का ही फर्क है बस। 49 तो 50, 19 20 का फर्क है। तो लगी जी बच्चों? ये एंट्री इसलिए पास की गई है ताकि आपको हर एंगल से ये बातें समझ आ जाए, हालांकि पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं थी।
ठीक है जी, कंप्लीट हो गया जी। ये सवाल समझ आ गया। इस सवाल को बच्चों घर जाके अगली दफा आपने दोबारा ट्राई करना।